नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश और हमारे साथ खास मेहमान हैं रांची के एसएसपी राकेश रंजन जी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम काफ़ी विषयों पर बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम आपके आईपीएस बनने के संघर्ष के बारे में जानना चाहेंगे, ताकि हमारे दर्शक झारखंड और बिहार के युवा आपके इस तैयारी की जानकारी से थोड़ा मोटिवेट हों, थोड़ा उन्हें कुछ रास्ता मिले। मेरी पढ़ाई बेसिकली झारखंड बोर्ड से ही हुई थी। मैंने अपना मैट्रिक और अपना इंटर झारखंड बोर्ड से किया हुआ है, और उसके बाद फिर मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया भारतीय विद्यापीठ पुणे से। उसके बाद मैं रिलायंस मैंने ज्वाइन किया था, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स। वहाँ पे नौकरी करते करते ही मेरे मन में ये ख्याल आया था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ, ताकि कुछ अच्छा काम कर सकूँ, समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सकूँ। और नौकरी करते करते फिर मैंने तैयारी शुरू की थी, और बाद में मैंने रिलायंस की नौकरी छोड़ दी थी। और प्रिपरेशन के दौरान फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने यूपीएससी क्लियर किया था, परंतु उस वक्त मैं आईपीएस नहीं था। मुझे इंडियन पोस्ट एंड टेलीकॉम अकाउंट्स एंड टेलीग्राफ सर्विस मिला था, और उस सर्विस में लगभग मैं 4 साल तक रहा। और वहाँ पे मैंने डिफरेंट जगहों पे, दिल्ली में, रांची में, अलग अलग जगहों पे मैं पोस्टेड रहा। परंतु मेरे अंदर ये ख्वाहिश बची हुई थी कि आईएएस या आईपीएस इसमें से कोई एक सर्विस मुझे लेनी है। तो लगातार मैं तैयारी करता रहा, और एक लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 2016 की जो परीक्षा थी उसमें मुझे 138वां रैंक प्राप्त हुआ। तो फिर मैं आईपीएस में आया यहाँ पे। तो यही कहानी है, एक लंबा मतलब स्ट्रगल पीरियड कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि लंबे समय तक प्रयास के बाद ये सफलता प्राप्त हुई। आईपीएस के लिए कोई खास मोटिवेशन रहा है? मेरे पिताजी पुलिस सर्विस में थे, तो इसलिए वो 1986 बैच के डीएसपी थे। तो पुलिसिंग को हमेशा से देखा, घर में और भी लोग थे, मेरे मामा भी पुलिस सर्विस में थे। तो ये देखते हुए मुझे हमेशा से पुलिस के प्रति एक अलग झुकाव था। तो जिस वक्त आईपीएस मिला तो लगा कि बिल्कुल उस लेगेसी को हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। काम करते हुए तैयारी करना और काम छोड़कर तैयारी करना, और जो इच्छा है वो पोस्ट हासिल न करने के बाद फिर से प्रयास करना, कितना मुश्किल रहता है? अगर एक आम व्यक्ति चाहे उस दिशा में आगे बढ़ना, तो किस तरह की मुश्किलों से उसे सामना करना होता है? देखिए, आपके अंदर जिजीविषा होनी चाहिए, और आपके अंदर एक लक्ष्य को लेकर एक ललक होनी चाहिए। 3 पी होते हैं: पेशेंस, परसिवरेंस और प्रिपरेशन। तो यूपीएससी में सफलता के लिए तीनों चीज़ें बहुत जरूरी हैं। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और आपको लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा। हर किसी के अपने अपने तरीके तैयारी करने का और अन्य चीज़ों का अपना अपना ढंग होता है। बहुत सारे लोग बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। एक पर्टिकुलर बेंचमार्क है, उस बेंचमार्क को अचीव करने के लिए हम सभी लोगों को अपने अपने काबिलियत के हिसाब से अलग अलग मेहनत करनी पड़ती है। तो महत्वपूर्ण यह है कि यदि कोई लक्ष्य आपने बनाया है, तो जब तक वो लक्ष्य हासिल नहीं होता तब तक आप मेहनत करते रहिए। और यदि कुछ अप्स एंड डाउन्स होते भी हैं, तो भी उससे घबराना नहीं है, और लगातार प्रयास करते रहना है। मेरे लिए काम छोड़कर प्रिपरेशन करना शायद ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उस वक्त। तो इसलिए मैंने जॉब करते हुए ही हम लोगों ने ये फैसला किया कि मैं प्रयास करता रहूँगा, और ईश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने अंततः मुझे सफलता दी। मतलब उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल दिखता है, अगर इंसान ठान ले तो। इंसान अगर ठान ले तो आराम से काम करते हुए भी वो 5 घंटे 6 घंटे का जो समय है वो निकाल सकता है। अगर शुरुआत में आपने तैयारी अच्छे से की है तो एक बेसिक बेंचमार्क जो होता है वो आप अचीव कर लेते हैं। एक बेसिक लेवल अचीव करने के बाद फिर आपको केवल उस पर प्राइमिंग की आवश्यकता होती है, तो वो नौकरी करते करते मुझे लगता है कि आसानी से किया जा सकता है। झारखंड बोर्ड से होते हुए भी मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल प्रिपरेशन के लिए अलग बोर्ड की आवश्यकता हो? नहीं, ऐसा जो कुछ सब नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ते हुए कर सकते ऐसा हैं? कुछ नहीं है। आप जो सब पढ़ते हैं वो पढ़ते हुए कर सकते हैं। आपको बस अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अपना आत्मविश्वास कभी डगमगाने मत दीजिए। दुनिया ये चाहती है कि आपके आत्मविश्वास को तोड़े, आपको मतलब एट टाइम्स वो फील करवाना चाहेंगे, बट आपको खुद को लेकर सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। हम आपकी फीलिंग जानना चाहेंगे जब वो वर्दी पे शेर वाला एम्बलम आया, टोपी पे शेर वाला एम्बलम आया। कुछ नहीं, बस ईश्वर को धन्यवाद, और मेरे पास कोई शब्द नहीं उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। कोई शब्द नहीं, मतलब कुछ फीलिंग्स ऐसे होते हैं जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट पोस्टिंग के बारे में क्या बताएंगे आप? ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हजारीबाग जिले गया था। हजारीबाग जिले में मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हुई थी, और उसके बाद सरायकेला गया था एज ए एसपी कम एसटीपीओ। तो सरायकेला खरसावां में उस वक्त कुछ ही महीने पहले कुछ नक्सल वारदात हुए थे, और 2019 के आसपास में गया था वहाँ पे। तो काफ़ी सारे नक्सल ऑपरेशंस हम लोगों ने किए। विभिन्न एसपीज़ के अंदर काम करने का मौका मिला, सबसे कुछ न कुछ सीखा। पुलिस मुख्यालय से लगातार दिशा निर्देश मिलते थे, और काफ़ी सघन नक्सल ऑपरेशन जो है उस वक्त चल रहा था। तो सरायकेला, खरसावां, खूंटी और चाईबासा का जो ट्राई जंक्शन एरिया था वो नक्सल अफेक्टेड हुआ करता था उसमें काफ़ी ज़्यादा।
तो हम लोगों ने काफ़ी नक्सल ऑपरेशन किया। उससे एक ये हुआ कि मन के अंदर का भय जो है वो भय खत्म हो गया। तो ये एक फ़ायदा हुआ उस इसका। और साथ ही साथ आदित्यपुर अर्बन एरिया था, तो अर्बन पुलिसिंग भी बहुत सारे कुछ हम लोगों ने सीखा, तो काफ़ी अच्छा रहा वहाँ का अनुभव। मेरे ख्याल से उसने मुझे एज एन अफसर शेप करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सरायकेला वाली पोस्टिंग में। तो हम ये मानकर चले कि आप चाईबासा से आए हैं, चाईबासा में एक बहुत बड़ा अभियान चला और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, तो उसमें आपकी भी जरूर भूमिका रही होगी एक रास्ता तैयार करने में, साफ करने में। तो हम चाहेंगे कि जितना आप पब्लिक डोमेन में शेयर कर सकते हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशंस को लेके कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है? झारखंड पुलिस के लिए एंटी नक्सल ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने अपने बहुत सारे लोगों को खोया है विभिन्न प्रकार के नक्सल वारदात में, और इसमें आज की डेट में जो काफ़ी सीनियर्स हैं, काफ़ी लोग जो कि रिटायर कर गए, अब बहुत सारे लोगों ने बहुत अग्रणी भूमिका निभाई और समय समय पर अपना पूर्ण योगदान दिया। ये सफलता जो है ये कलेक्टिव सफलता है, ये किसी एक व्यक्ति की सफलता नहीं हो सकती है। सालों साल की मेहनत होती है, और सालों साल की मेहनत के बाद कोई ऐसा मौका आता है जिस मौके पे कि हम लोगों को कोई ढंग की सफलता मिलती है। तो मेरे ख्याल से ये पिछले जब से ये नक्सल का प्रभाव जो है झारखंड में चालू हुआ, तब से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स ने, बहुत सारे अन्य पुलिस ऑफिसर्स ने, पदाधिकारियों ने, कर्मियों ने अपनी शहादत से, अपने खून से इस अभियान को सींचा है, जिसका परिणाम आज हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी सफलता आज हम लोग को चाईबासा में मिली। निश्चित तौर पे मेरे ख्याल से ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता है झारखंड पुलिस की। जाहिर तौर पर, और लोगों में भी खुशी का माहौल है कि एक डेडलाइन तय किया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कि 31 मार्च 2026 तक हम देश को नक्सल मुक्त करेंगे। और विल तो वहाँ है, लेकिन वो विल को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे कि इवन झारखंड सरकार का भी स्पष्ट दिशा निर्देश है हम लोगों के पास कि राज्य को नक्सल मुक्त बनाना है, और उसी दिशा निर्देश के आलोक में जो है सारी फोर्सेज जो हैं वो काम कर रही हैं। जैप फोन की भी जिम्मेदारी आपके हाथों में है, तो वो किस तरह से मददगार साबित होता है? जैप की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो चाईबासा में अभी भी प्रतिनियुक्त हैं, सारंडा के विहड़ जंगलों में प्रतिनियुक्त हैं। तो हमेशा एक ये होता है कि जो नक्सल ऑपरेशन का जो टच होता है वो टच बना रहता है, तो रांची में रहते हुए भी पता रहता है कि चाईबासा में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये एक फ़ायदा होता है। और साथ ही साथ जो है सो गोरखा के जो हमारे जवान हैं, जैपन के जवान हैं, वीआईपी सिक्योरिटी में प्रतिनियुक्त हैं, लगभग सभी वीआईपी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैपन रांची का, झारखंड का एसपीजी है और उसी तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड करता है। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, परंतु काफ़ी गर्व की बात है। काफ़ी पुराना बटालियन है, इसको हेड करना, इसको कमांड करना एक फ़ख्र की बात है। फ़ख्र तो आप महसूस कर रहे हैं, हम जो वर्कलोड आपके ऊपर है वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो राजधानी की विधि व्यवस्था को बनाए रखना है, फिर सब कुछ देखना है, वीआईपी सिक्योरिटीज़ देखना है, और जैसा आप कह रहे हैं एंटी नक्सल ऑपरेशंस में भी आपकी टीम आगे बढ़कर मोर्चा संभाल रही है। तो ये बैलेंस कैसे बनाते हैं? बस सब हो जाता है। आपके लिए एक दिन में 48 घंटे हैं क्या? 48 घंटे तो नहीं, समय कम है। परिवार को बहुत बार इसका कुछ खामियाजा भुगतना पड़ता है, परंतु फिर भी मुझे लगता है कि काम करने का वक्त है, काम करने की उम्र है, तो काम कर रहे हैं। तो कभी ये नहीं सोचते हैं कि वर्कलोड ज़्यादा है, कम है। अभी तो बस इतना ही मन में रहता है कि काम करना है, काम अच्छे से हो, खुद का भी नाम बचा सकूं, राज्य का नाम, पुलिस का नाम, सबका नाम मेरी वजह से ये नहीं हो, डाउन नहीं हो। बस यही प्रयास रहता है, और ईश्वर से प्रार्थना रहती है कि जितने भी दिन रहूं तो कुछ अच्छा सकारात्मक कार्य जो है वो कर सकूं। बिल्कुल। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, इस तरह के ऑपरेशन से पहले या बाद में काफ़ी पॉलिटिकल बयानबाजी होती है, तो वो भी इफेक्ट करता है क्या? कभी इस तरह पे नजर जाती है? पुलिस कभी भी पॉलिटिकल बयानबाजी से अपने कार्य को प्रभावित नहीं होने देती। बिल्कुल नहीं। कभी मन में चलता है कौन क्या बोल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पब्लिक डोमेन की चीज़ है। वो हर कोई अपना अपना कार्य कर रहा है, हम अपना कार्य कर रहे हैं, कोई राजनेता अपना कार्य कर रहे हैं, सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं, और सब जनता की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी। सभी का उद्देश्य राज्य की जनता की बेहतरी है। एक और चीज़ है, पब्लिक अगर पुलिस से रीच करना चाहे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो किस तरह से अप्रोच करे? क्योंकि एक डर रहता है कि हम ही फंस जाएंगे। नहीं, इसके लिए तो मेरा भी नंबर जो है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मैं प्रयास करता हूँ कि जितने भी कॉल्स आते हैं, चाहे वो देर रात आएँ या किसी भी वक्त आएँ, तो मैं उस कॉल को ले सकूँ, उठा सकूँ। तो यदि कोई भी इस तरीके की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो वो आप मुझे कॉल पे दे सकते हैं। अगर मैं कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे आप मैसेज कर दें। आपकी गोपनीयता जो है बरकरार रहेगी, और उस मैसेज पे जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई हो जाएगी। ये तो अच्छी बात है। ये तो एक पहलू है। दूसरा बहुत खतरनाक स्थिति है
मादक पदार्थों को लेकर हमारे समाज को काफ़ी वो भी खोखला कर रहा है अंदर से, तो उसको लेकर भी कुछ विशेष रणनीति है? मादक पदार्थ में देखिए इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक है अफ़ीम की खेती, अफ़ीम का प्रोडक्शन। इसके लेकर हम लोग लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस वर्ष हमें उम्मीद है कि रांची जिला में अफ़ीम की खेती हिस्टोरिकल तरीके से कम होगी, अत्यंत ही कम होगी या न के बराबर होगी। इसके लिए हमारी टीम्स लगातार मेहनत कर रही हैं। दूसरा जो मादक पदार्थ में आता है वो है ब्राउन शुगर या जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं इनका यूज़। तो इसमें दो हैं, एक ड्रग पेडलर्स हैं जो कि ड्रग्स देते हैं और दूसरे ड्रग्स यूज़र्स हैं जो कि लेते हैं। तो जहाँ तक लेने वाली बात है तो खासकर हमारा युवा वर्ग है जो कि इसको ज़्यादातर कंज्यूम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं युवा वर्ग को भी आत्ममंथन की आवश्यकता है, परिवार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि युवा वर्ग कम से कम इस गलत रास्ते पर ना जाए। उनको ये समझ में आए कि सिंथेटिक ड्रग्स, इलीगल ड्रग्स का यूज़ करना गैर कानूनी है और यदि वो उसके साथ पकड़े जाते हैं तो उन पर भी कांड दर्ज होगा, उनकी करियर को भी ये बात जो है नुकसान पहुँचाएगी। दूसरी बात आती है पेडलर्स की। पेडलर्स पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत सारे अंतर्राज्यीय नेटवर्क जो हैं, इंटरस्टेट नेटवर्क्स जो हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिली। हम लोगों ने उस पर एक्ट भी किया है। विगत कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि हमने बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर इत्यादि जो जब्त भी किया, लोगों की गिरफ्तारी भी की है और हम लोग लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में रांची ज़िले में ये एक बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग जो आते हैं वो इस दुष्प्रभाव के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि मादक पदार्थ की बिक्री और इसकी जो तस्करी है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रही है। इस पर हम लोग सजग हैं और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। एक विशेष सवाल हम चाहेंगे कि उसको लेकर कुछ दिन पहले काफ़ी किरकिरी हो चुकी थी। आप कार्रवाई तो करते हैं, ड्रग पेडलर्स को पकड़ते भी हैं, बड़े बड़े लोगों को पकड़ते हैं, लेकिन कोर्ट में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती है कि उन्हें सज़ा नहीं दिला पाते हैं। कई बार इस तरह के कई मामले सामने आए हैं कि सबूत के अभाव में आरोपी जब जानते हुए कि वो इस तरह के मामलों में संलिप्त है उसे सज़ा दिलाने में सफलता नहीं मिल पाती है। तो इस तरह के मामले को लेकर क्या कुछ विशेष रणनीति होनी चाहिए? हाँ, हम लोगों ने इस पर चर्चा की है। अभी जो हाल फिलहाल में क्राइम मीटिंग हुई थी उसमें भी कुछ पुराने कांड जिनमें कि कुछ लोगों को मतलब बरी किया गया है या फिर डिसीजन हमारे पक्ष में नहीं आए हैं, तो उन कांड पे हम लोगों ने लोक अभियोजक के साथ, सहायक लोक अभियोजक के साथ बहुत ही डिटेल विस्तृत में चर्चा की। वहाँ पे सारे थाना प्रभारी और सारे DSP सभी कोई मौजूद थे। किस प्रकार से हम लोग इस पर कार्रवाई कर सकते हैं और किस तरीके से एक ठोस केस बनाकर हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, इस पर भी हम लोगों ने वर्क किया है और मुझे लगता है कि इस प्रकार की स्थिति आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, हम भी यही कामना करते हैं। एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। राकेश जी हमारे साथ बने रहेंगे बहुत ही खास बातचीत के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं रांची SSP राकेश रंजन जी से। राकेश जी, काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपने अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने कार्य को लेकर भी साझा की है। हम थोड़ा राजधानी पर फोकस कर लेते हैं। हाल के दिनों में बच्चों की सुरक्षा राजधानी वासियों के लिए गंभीर मसला रहा है और 2 बच्चे जिस तरह से लापता हुए थे, काफ़ी सामाजिक और मीडिया में भी वो सुर्खियाँ बनी थी। उसमें जो पुलिस को कामयाबी मिली है वो तो सराहना की बात है, उसके लिए वाकई आपका अभिनंदन और बधाई आपको। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये अभियान, एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रोसेस हो गया था, लंबा समय लग गया था। अपहरण एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जो कि हर किसी को झकझोर के रख देता है और इससे अगर आप पब्लिक सेफ्टी की बात करें तो एक ये फीलिंग आने लगती है कि कहीं ना कहीं पब्लिक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। मुझे लगता है कि इसी वजह से इस तरीके का माहौल बना उस वक्त। हमें थोड़ा समय लगा, परंतु हमारी टीम, हम लोग लगातार प्रयासरत थे और हम लोगों का ये एफर्ट था कि हम लोग बच्चों का सकुशल बरामदगी जो है वो कर सकें, जो कि अंततः फाइनली हम लोगों ने किया। और उसके बाद हमें सरकार की तरफ से ये निर्देश भी था कि यहीं पे नहीं रुकते हुए इस पूरे ये जो गैंग है, जो नेक्सस है, इस नेक्सस पर हमें प्रहार करना था। तो हमारी जो SIT जो हम लोगों ने बनाई थी वो SIT लगातार काम करती रही और काम करते जैसे आपने देखा कि हमने 12 अपहृत बच्चों की बरामदगी भी की और गैंग में शामिल बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके भेजा। ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है, SIT अभी वर्क कर रही है। हमारा ये उद्देश्य है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, हम लोग ये इंश्योर करें और इस तरीके के कुकृत्य में जितने भी लोग शामिल हैं उन सभी लोगों को हम लोग गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजें। अगर संभव है तो हम चाहेंगे आप उसका मॉडस ऑपरेंडी अगर शेयर करें और पब्लिक को क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं तो? अभी तक जितनी बातें समझ में आई हैं कि ये लोग का मॉडस ऑपरेंडी बड़ा सिंपल है। ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो कि समाज के गरीब तबके से आते हैं या समाज के पिछड़े हुए तबके से आते हैं, जिनकी लीगल अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। और इस वजह से क्या होता है, जैसे बच्चे उन्हें अनअटेंडेड मिलते हैं जहाँ कि उनको कोई देखने वाला नहीं है,
उसी वक्त वो लोग उस बच्चे को उठा लेते हैं और रेकी करके रखते हैं और उठा के लेके जो है सो चले जाते हैं। लीगल अनअवेयरनेस होने की वजह से क्या होता है कि वो मुद्दा बहुत बार पुलिस के संज्ञान में नहीं आ पाता है, लोग थोड़ा बहुत इधर उधर खोजते हैं, परेशान होते हैं और परेशान होकर फिर बाद में जो है छोड़ देते हैं। इस वजह से ये मुद्दा कभी हाईलाइट नहीं हो पाता है, जैसा कि अभी वाले मुद्दे में हुआ। और इसी का फ़ायदा उठाकर ये लोग अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं और फिर बाद में उन बच्चों का उपयोग जो है सो विभिन्न प्रकार के इलीगल कामों के लिए किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि अपने बच्चों को कभी भी अनअटेंडेड ना छोड़ें। आप कहीं भी जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, किसी भी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे कि कोई ऐसी घटना आप घूम रहे हैं, तो थोड़ा अपने बच्चों को लेकर संवेदनशील रहें। गरीब हो या फिर कैसा भी आदमी हो, आपको चाहिए कि यदि आपके बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घटी है तो आप तुरंत पुलिस के संज्ञान में इस बात को लाएं ताकि पुलिस उस पर आवश्यक कार्रवाई कर सके। पुलिस पदाधिकारियों का भी फर्ज है कि जैसे ही किसी नाबालिग बच्चे के गुमशुदगी की सूचना मिलती है तो तुरंत वो प्राथमिकी दर्ज करे और दर्ज करके अनुसंधान करे, क्योंकि ये काफ़ी ही सीरियस नेचर का क्राइम जो है ये माना गया है। तो मुझे लगता है कि हम सभी के प्रयास से हम लोग इस तरह की घटना को भविष्य में रोक सकते हैं। हम डिजिटली काफ़ी अपग्रेड हुए हैं, तो हम जानना चाहेंगे रांची पुलिस कितनी अपग्रेड है और लोगों तक ये संदेश भी जाना चाहिए कि आज के समय में कोई आपराधिक वारदात में आपकी संलिप्तता है तो आप छिप नहीं सकते हैं। रांची पुलिस लगातार अपने टेक्निकल और जो कैमरा मॉनिटरिंग है इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा रही है और इसके लिए हमें सरकार का भी सहयोग जो है प्राप्त हो रहा है, वरीय पदाधिकारियों का मुख्यालय का सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम लोग अभी इस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कि हमारे सीसीटीवी का कवरेज नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग अपनी कवरेज को बढ़ाएं। जैसा कि अगर आपने भी न्यूज़ को नोटिस किया होगा तो CMPDI की तरफ से बहुत सारे कैमरे कांके थाना क्षेत्र में लगाए गए हैं CSR इनिशिएटिव के तहत, जिससे उसमें बहुत सारे एरिया थे जहाँ पे कि कवरेज नहीं था, जहाँ पे कुछ आपराधिक वारदात होते रहते थे, वहाँ हम लोगों ने कवरेज किया है। कुछ नए हमारे पुलिस आउटपोस्ट वगैरह भी जो है वो खुल रहे हैं किसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे की संवेदनशीलता बढ़ी है। जैसे हाल फिलहाल में हम लोगों ने एक क्रियाशील किया है, लॉ यूनिवर्सिटी वाले आउटपोस्ट को हमने क्रियाशील किया है। तो हमारा ये प्रयास है कि जो पुलिस की प्रेजेंस है वो प्रेजेंस बढ़े, गश्त जो है वो थोड़ी सी और सजग हो, थोड़ी सी इंटेंसिव हो और साथ ही साथ जो कैमरा मॉनिटरिंग और CCTV मॉनिटरिंग वगैरह है उसकी कैपेबिलिटी हम लोग बढ़ाएं। आप तो अपग्रेड हो रहे हैं, पब्लिक को अवेयर करने के लिए क्या आवश्यक, पब्लिक क्या करे अपने तरफ से समाज को, विधि व्यवस्था को बहाल रखने के लिए पब्लिक का क्या सपोर्ट चाहिए? पब्लिक पुलिस को सपोर्ट करे। यदि कुछ जानकारी उन्हें मिलती है, कोई भी संदिग्ध गतिविधि उनको दिखती है, कुछ भी ऐसा होता है तो वो खुल के हम लोगों को बताएं। समय पे जानकारी मिलने से बहुत सारे घटनाओं से बचा जा सकता है। एक नज़दीक में चुनाव है, उसके लिए हम कितना तैयार हैं? खासतौर पर राजधानी की अगर बात करें तो कई संवेदनशील इलाके भी होते हैं और ये छोटे चुनाव ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, उसके लिए किस तरह से तैयारी चल रही है? बूथ्स की संवेदनशीलता की स्टडी जो है वो हम लोग कर रहे हैं और उसके आधार पर ही हम लोग पुलिस बल की डिमांड करेंगे और प्रतिनिधित्व करेंगे, बल की प्रतिनियुक्ति होगी और जो भी अन्य जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो भी दिशा निर्देश होगा उसका हम लोग अनुपालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से स्वच्छ चुनाव करवाना सुनिश्चित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे चलते चलते आप अपना संदेश हमारे दर्शकों तक साझा करना चाहें तो। रांची पुलिस हमेशा आपके सहयोग के लिए क्रियाशील है और आपके सहयोग के लिए सतत प्रयत्नशील है। मैं चाहूँगा कि आपको यदि कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि या अनैतिक गतिविधि की जानकारी मिलती है तो आप हमारे साथ साझा करें और रांची पुलिस उस पर त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगले बार एक और खास मेहमान के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।